फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इंसान और ट्रोल्स हजारों सालों तक शांति से साथ रहते थे, जब तक नॉर्वे में एक क्रिश्चियन राजा ओलाफ की सत्ता नहीं आई। उसने ट्रोल्स को सूरज की रोशनी में एक्सपोज करके मारना शुरू कर दिया, उनके सिर में अपनी तलवार ठोक दी और यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा। इसके बाद सीन कट होता है वर्तमान समय में, जहाँ नोरा नाम की एक छोटी बच्ची ये कहानी अपने पिता से सुन रही है, जिन्हें उसे ये कहानी नहीं सुनानी चाहिए थी। लेकिन तभी उनकी बातचीत बीच में रुक जाती है, क्योंकि कोई नोरा को सोने के लिए कहता है। फिल्म फिर 30 साल आगे बढ़ती है, जहां हम एक बड़ी हो चुकी नोरा को देखते हैं। वो एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है और अपने स्वर्गीय पिता के केबिन में अकेली रहती है, दूर नॉर्वे में। एक दिन कोई उसके दरवाजे पर आता है और वो चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि ये उसका दोस्त आंद्रियास है, जो उसकी मदद मांगने आया है। थोड़ी बातचीत के बाद वो बताता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है और नोरा को वामॉर्क पावर स्टेशन चलने के लिए बुलाता है, जहां वो उसे कुछ ऐसा दिखाना चाहता है जो उसकी दिलचस्पी जगाएगा। पता चलता है कि दोनों दोस्तों ने पहले भी साथ मिलकर एक ट्रोल को पकड़ने की कोशिश की थी, जो पहाड़ों में आजाद घूम रहा था। लेकिन बात बिगड़ गई थी और नोरा ने वो प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। वो फिर से उसके साथ जाने से मना कर देती है, लेकिन जब उसका दोस्त उसे यकीन दिलाता है कि इस बार बात अलग है, तो आखिरकार वो मान जाती है। इसके बाद दोनों हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं और रास्ते में आंद्रियास नोरा से एक एनडीए साइन करवाता है। स्टेशन पहुंचने पर नोरा ये जानकर हैरान रह जाती है कि अथॉरिटीज ने जोतुन नाम के एक विशालकाय ट्रोल को कैद कर रखा है। उस क्रीचर में हल्की सी पल्स दिख रही है, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है और हाइबरनेशन की स्थिति में है। उसे भागने से रोकने के लिए टीम ने अल्ट्रावायलेट लाइट्स लगाई हैं, जो अगर वो कोई हरकत करे तो उसे तुरंत पत्थर बना सकती हैं। इसके बाद नोरा की मुलाकात एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मैरियन से होती है, जो इसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। मैरियन नोरा को देखकर खुश नहीं है और प्राइवेट में आंद्रियास से पूछती है कि उन्हें उसे शामिल करने की क्या जरूरत थी, जिस पर वो जवाब देता है कि अगर प्रोजेक्ट बंद नहीं करवाना है तो नोरा की जरूरत है। फिर मैरियन नोरा को बताती है कि टेस्ट रिजल्ट से पता चला है कि जोतुन का डीएनए एक पेड़ की छाल से मिलता जुलता है, अब तक की सबसे बोरिंग साइंटिफिक डिस्कवरी। नोरा बताती है कि ट्रोल्स मिट्टी और पत्थर से बने होते हैं, तो ये नेचुरल है कि उनका डीएनए इंसानों से ज्यादा पेड़ों से मिलता जुलता हो। मैरियन आगे बताती है कि वो रिसर्च के लिए ट्रोल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इस क्रीचर को सुरक्षित तरीके से कैसे जगाया जाए। तभी आंद्रियास नोरा को सिग्रिड नाम की एक स्टाफ मेंबर से मिलवाता है, जो असल में उसकी बीवी है और प्रेग्नेंट भी है। टीम फिर बताती है कि उन्होंने साल 1030 का किंग ओलाफ का ट्रोल लॉ का आधा पन्ना ढूंढ निकाला है, जिसमें उसने लिखा था कि ट्रोल्स को इन जमीनों से निकाल दिया जाएगा। नोरा को समझ नहीं आता कि वो लोग क्या करना चाहते हैं, तो आंद्रियास समझाता है कि उन्हें शक है कि पहाड़ों में और भी ट्रोल्स हैं, लेकिन अभी तक वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए हैं। उन्हें डर है कि ये ट्रोल्स कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं, इसलिए उन्हें इनके बारे में सब कुछ जानना है और इन्हें कैसे कंट्रोल में रखा जाए ये भी सीखना है। उनकी रिसर्च में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है, इसलिए वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बंद करने से पहले नोरा उनकी मदद करे। ये सुनकर नोरा कंफ्यूज हो जाती है कि क्या करे, तो वो कहती है कि उसे पहले वॉशरूम जाना है। असल में वो चुपके से उस हॉल में चली जाती है जहां जोतुन को रखा गया है और एक अस्थायी एलिवेटर पर चढ़कर उस क्रीचर को देखने लगती है। वो धीरे से जोतुन के चेहरे को छूती है, फिर आंखें बंद करके एक ट्रोल्स की लोरी गुनगुनाने लगती है, जो उसके पिता उसे सिखाया करते थे। एक चौंकाने वाले ट्विस्ट में इससे ट्रोल जाग जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। ये देखकर सारे साइंटिस्ट्स में हड़कंप मच जाता है और ट्रोल को हिलता देख वो अल्ट्रावायलेट लाइट्स ऑन करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन मैरियन बीच में आ जाती है और कहती है कि वो क्रीचर को मरने नहीं देगी, क्योंकि रिसर्च के लिए उसे जिंदा रहना जरूरी है। जब वो लोग बहस कर रहे होते हैं, तभी मैरियन की गलती से कॉफी यूवी स्विच पर गिर जाती है, जिससे लाइट्स ऑन नहीं हो पाती। इसके बाद ट्रोल गुस्से में आ जाता है और उन चेन्स को तोड़ देता है जिनसे उसे बांधा गया था। नोरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्रीचर उस एलिवेटर को उछाल देता है जिसमें वो अंदर है। आंद्रियास ठीक समय पर उसे बचा लेता है और डरे हुए लोग वहां से भागने लगते हैं। जोतुन फिर लैब में तबाही मचाता है, इक्विपमेंट तोड़ता है और कई स्टाफ मेंबर्स को मार देता है। इस अफरा तफरी में नोरा, आंद्रियास, सिग्रिड, मैरियन और कुछ और टीम मेंबर्स बड़ी मुश्किल से बचकर निकलते हैं। पूरी फैसिलिटी को तबाह करने के बाद जोतुन आखिरकार बाहर निकलता है और पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगता है। बचे हुए लोग एक मिलिट्री बेस पर पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात मेजर क्रिस नाम के एक सोल्जर से होती है, जो असल में नोरा का करीबी दोस्त निकलता है। सोल्जर्स उन्हें नॉर्वेजियन प्राइम मिनिस्टर से मिलवाने ले जाते हैं ताकि आगे क्या करना है इस पर बात हो सके। नोरा दलील देती है कि ट्रोल्स भी जीवित प्राणी हैं जिनमें फीलिंग्स होती हैं और इंसानों को उनके साथ शांति बनाने का कोई रास्ता जरूर होगा। लेकिन मैरियन जोर देकर कहती है कि ये खतरनाक क्रीचर्स हैं जिन्हें कंट्रोल में रखना जरूरी है, जिससे दोनों औरतों के बीच तीखी बहस छिड़ जाती है। तभी प्राइम मिनिस्टर मीटिंग के लिए आते हैं और कहते हैं कि उन्हें हमेशा से डर था कि ये प्रोजेक्ट गलत साबित होगा और अब वो सच साबित हो गया है। शायद उस बात पर दांव लगाना भी बेकार होता। मैरियन उनसे क्रीचर को पकड़ने के लिए और वक्त मांगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साफ कह देते हैं कि ट्रोल को खत्म करना ही होगा, इससे पहले कि वो और मासूम जाने ले। नोरा गुस्से में असहमत होती है और उन्हें याद दिलाती है कि कुछ साल पहले उन्होंने एक बेकसूर ट्रोल को पत्थर बना दिया था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बताते हैं कि उस वक्त उनके भाई की मौत इसीलिए हुई थी क्योंकि नोरा ने मिलिट्री को ट्रोल के सामने चर्च की घंटियां बजाने का ऑर्डर दिया था। वो साफ कर देते हैं कि इस बार उनके लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। मीटिंग के बाद नोरा एक पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिए दिखती है। तभी आंद्रियास उसके पास आता है और वो बताती है कि यह पत्थर उसी ट्रोल का
एक हिस्सा है जिसे पिछली बार मार दिया गया था। वो अब भी गिल्ट में है, तो आंद्रियास उसे दिलासा देता है, कहता है कि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं ताकि वो लड़ते रहें। इससे नोरा को हिम्मत मिलती है और वो क्रिस के पास जाती है, जो अपने सोल्जर्स को ट्रोल का शिकार करने के लिए तैयार कर रहा है। वो जिद करती है कि वो भी उनके साथ जाना चाहती है, लेकिन क्रिस मना कर देता है, कहता है कि वो सिर्फ एक सिविलियन है और वो उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। जब नोरा उसे याद दिलाती है कि उसके पिता, जो पिछले मिशन में एक ट्रोल के हाथों मारे गए थे, उनका कर्ज उस पर है, तो क्रिस को गिल्ट महसूस होता है और आखिरकार वो नोरा और आंद्रियास को साथ ले जाने के लिए मान जाता है। कुछ देर बाद मैरियन वहां आती है और क्रिस के साथ फ्लर्ट करती है, तो वो उसे भी साथ ले जाने का फैसला करता है। इसके बाद क्रिस उन्हें 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर्स दिखाता है जो उन्होंने डेवलप किए हैं। इसके बाद सीन रात के एक क्लब में कट होता है, जहां बड़ी भीड़ डांस कर रही है और एंजॉय कर रही है। अचानक जमीन हिलने लगती है, तो लोग ऊपर देखते हैं और उन्हें जोतुन का विशालकाय चेहरा उनके ऊपर मंडराता दिखता है। लेकिन भागने की बजाय कई लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने फोन से ट्रोल की रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। हालांकि जोतुन बिना कोई वक्त गंवाए बिल्डिंग तोड़ना शुरू कर देता है और कई लोगों को मार देता है, यहां तक कि कुछ को खा भी लेता है। कुछ देर बाद मिलिट्री आखिरकार वहां पहुंचती है और अल्ट्रा वायलेट लाइट्स ऑन कर देती हैं, जिससे ट्रोल जलने लगता है। लेकिन सबकी हैरानी के बीच जोतुन जोरदार तरीके से पलटवार करता है, एक लाइट पोल उठाकर एक हेलीकॉप्टर पर फेंक देता है। इस दौरान अमीर का हेलीकॉप्टर बुरी तरह डैमेज हो जाता है, तो ये समझते हुए कि वो बच नहीं पाएगा, वो क्रिस को अलविदा कहता है। उसका हेलीकॉप्टर सीधे नीचे क्रैश हो जाता है, जिससे एक धमाका होता है और अंदर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। इससे क्रिस बुरी तरह टूट जाता है, तो नोरा उसे कुछ भी न करने की चेतावनी देती है, कहती है कि इससे सिर्फ ट्रोल भड़केगा। गम में डूबा क्रिस उसकी बात नहीं सुनता और सीधे क्रिएचर पर हमला बोल देता है। लेकिन सबकी हैरानी के बीच जोतुन बस उन पर गुर्राता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद अथॉरिटीज मरे हुए लोगों की देखभाल के लिए वहां पहुंचती हैं, जबकि टूटा हुआ क्रिस अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर उसका मातम मनाता है। फिर मैरियन मानती है कि उसे अंदाजा नहीं था कि ट्रोल्स इतने बेरहम हो सकते हैं, लेकिन नोरा जोर देकर कहती है कि सारे ट्रोल्स ऐसे नहीं होते और ये वाला खास तौर पर खतरनाक लगता है। वो दलील देती है कि पिछली बार जो ट्रोल मारा गया था वो सिर्फ घर जाना चाहता था, और अगर कुछ ट्रोल्स अग्रेसिव हैं भी तो उसकी वजह इंसान ही है। नोरा कहती है कि वो किसी को जानती है जो इस अग्रेसिव ट्रोल से बात कर सकता है, और उसे एक आइडिया सूझता है। अगली सुबह नोरा आंद्रियास, क्रिस और मैरियन को डोवर माउंटेन्स ले जाती हैं, जहां वो एक गुफा में दाखिल होते हैं। लीजेंड के मुताबिक पुराने जमाने के कॉलोनाइजर्स ने ट्रोल किंग को खत्म करने का फैसला किया था, तो उन्होंने उसके बेटे को पकड़कर एक गड्ढे में डाल दिया, ये सोचकर कि इससे उसके पिता को एक जानलेवा जाल में फंसाया जा सकेगा। लेकिन जब ट्रोल किंग वहां पहुंचा तो वो सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकला और उसने सारे ट्रैप्स से बचते हुए भी अपने बेटे को कभी नहीं ढूंढ पाया। ग्रुप को उस गड्ढे में एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है, साथ ही पत्थरों पर क्रिश्चियन सिंबल्स खुदे हुए मिलते हैं, जो बेचारे ट्रोल्स को ज्यादा से ज्यादा दर्द देने के लिए बनाए गए थे। इसके बाद सीन गुडब्रांड्सडालन वैली में कट होता है, जहां एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ दिखता है, जो लगातार भौंकना शुरू कर देता है। जमीन हिलने लगती है और बूढ़े आदमी की आंखें डर से फैल जाती हैं जब उसे जोतुन आता हुआ दिखता है। विशालकाय ट्रोल सीधा उसके घर की तरफ बढ़ता है, उसे पूरी तरह कुचल देता है और फिर आगे बढ़ जाता है, जबकि बूढ़ा आदमी दहशत में रह जाता है। वापस ग्रुप के पास वो एक गहरे गड्ढे के सामने पहुंचते हैं, जहां नोरा एक पत्थर पर टैप करती है, जिसके बाद अंधेरे में से एक ट्रोल निकल कर आता है। पता चलता है कि वो ट्रोल किंग का वही बेटा है जो इतने सालों से छिपा हुआ था। नोरा को उस क्रीचर के साथ जैसे एक कनेक्शन महसूस होता है, तो वो अपने हाथ उसके चेहरे पर रखती है और एक गाना गुनगुनाती है। ट्रोल न सिर्फ समझता हुआ दिखता है, बल्कि गुर्राकर जवाब भी देता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। नोरा आंद्रियास को भी वैसा ही करने के लिए कहती है और वो भी उस ट्रोल से बात करने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। नोरा बताती है कि उसने उसका नाम ब्यूटीफुल रखा है और ट्रोल से कहती है कि वो इसलिए आई है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। बाद में ग्रुप बर्फ में बाहर दिखता है, जहां नोरा आसमान में एक फ्लेयर छोड़ती है, जिससे जोतुन का ध्यान उस तरफ खिंच जाता है। वो नोरा की तरफ बढ़ने लगता है, तभी अचानक ब्यूटीफुल बर्फ के नीचे से उठकर नोरा की रक्षा के लिए आ जाता है। इससे जोतुन गुस्से में आ जाता है और दोनों ट्रोल्स एक दूसरे पर गुर्राने लगते हैं। वो भिड़ना शुरू करते हैं, लेकिन जोतुन कहीं ज्यादा ताकतवर लगता है और वो जमीन पर इतनी जोर से वार करता है कि ब्यूटीफुल बर्फ के नीचे चला जाता है। बेचारा ट्रोल बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता है, जबकि नोरा बेबसी से देखती रहती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। जोतुन ग्रुप पर हमला करने की कोशिश करता है, तो वो हेलीकॉप्टर में सवार होकर ठीक समय पर बच निकलते हैं, बेचारे छोटे ब्यूटीफुल को वहीं मरने और डूबने के लिए छोड़कर। मिलिट्री बेस लौटने पर नोरा ब्यूटीफुल को खोने के गम में बहुत उदास हो जाती है और मैरियन को बताती है कि वो ट्रोल कभी गुफा के बाहर सेफ महसूस नहीं करता था। उसे खुले लैंडस्केप से डर लगता था और वो सिर्फ इसलिए बाहर आया था क्योंकि नोरा ने उससे कहा था। उसे बाहर लाने का गिल्ट महसूस होता है, तो मैरियन उसे दिलासा देने की कोशिश करती है, कहती है कि ये उसकी गलती नहीं है, हालांकि असल में पूरी तरह उसी की गलती है। नोरा के नक्शे पर रास्ता स्टडी करते हुए मैरियन नोटिस करती है कि ट्रोल का रास्ता ट्रॉनहाइम जाने वाले पुराने तीर्थ मार्ग जैसा ही है। उन्हें एहसास होता है कि ट्रोल यूं ही इधर उधर नहीं भटक रहा, वो ट्रॉनहाइम की तरफ जा रहा है, जो कभी नॉर्वे की राजधानी हुआ करती थी और जहां किंग ओलाफ राज करता था। इसका मतलब है कि जोतुन बदला लेने आ रहा है और अब ग्रुप वहां जाकर उसे रोकने का फैसला करता है। अगले सीन में ग्रुप ट्रॉनहाइम पहुंचता है, जहां वो एक पुराने कैथेड्रल में जाते हैं और एस्थर नाम की एक हिस्टोरियन से मिलते हैं, जो
पहले नोरा के पिता की दोस्त हुआ करती थी। उसने एक किताब लिखी थी जिसमें बताया गया था कि ओलाफ के अवशेष कभी नहीं मिले थे, लेकिन माना जाता था कि वो कैथेड्रल की अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपे हुए हैं। नोरा उसे बताती है कि क्या हो रहा है, तो एस्थर उन्हें सुरंगों में ले जाती है और मानती है कि उसे समझ नहीं आता कि चर्च ने इतने सेलिब्रेटेड राजा को इतनी छिपी हुई जगह पर क्यों रखा। ऐसा लगता है कि चर्च और ओलाफ के रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन उसे इसकी वजह समझ नहीं आती। जब वो सुरंग में सुराग ढूंढ रहे होते हैं, आंद्रियास ओलाफ के म्यूरल को छूता है और पेंटिंग का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर गिर जाता है। ग्रुप को फिर म्यूरल में 3 छेद दिखते हैं, ठीक वहीं जहां ओलाफ को उसकी आखिरी लड़ाई में छुरा घोंपा गया था। वो उन छेदों में लोहे की रॉड्स डालते हैं और उन्हें घुमाते हैं, जिससे हैरानी की बात दीवार के पीछे एक छिपी हुई जगह सामने आती है। अंदर उन्हें ओलाफ स्प्रिंग नाम का एक झरना मिलता है, जहां एक विशालकाय ताबूत छिपा हुआ है। बिना वक्त गंवाए ग्रुप ताबूत खोलता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि ओलाफ के अवशेष अंदर अभी भी सही सलामत हैं। वहां उसकी चांदी की तलवार भी है, साथ ही ट्रोल लॉ का वो गुम हिस्सा भी है जो टीम को पहले मिला था। आंद्रियास उस इंस्क्रिप्शन की फोटो लेता है और सिगरेट को भेजता है। उससे कहता है कि वो इसे बाकी आधे हिस्से के साथ जोड़े। जब दोनों टुकड़े जोड़े जाते हैं तो मतलब साफ हो जाता है और ग्रुप ये जानकर हैरान रह जाता है कि ओलाफ का इरादा कभी ट्रोल्स को खत्म करने का नहीं था, बल्कि वो उन्हें जमीन का एक टुकड़ा देना चाहता था जहां वो शांति से रह सकें। लेकिन चर्च ने इस फैसले का विरोध किया तो उन्होंने ओलाफ की हत्या करके उसकी बॉडी वहीं छिपा दी और फिर उसी के नाम पर ट्रोल्स का नरसंहार किया। नोरा को आखिरकार एहसास होता है कि जोतुन यहाँ ओलाफ से बदला लेने नहीं बल्कि नॉर्वे के लोगों से बदला लेने आ रहा है। हालांकि ग्रुप को लगता है कि चर्च ने शायद ट्रोल्स को मारने के तरीके डेवलप किए होंगे, तो वो उन्हें ढूंढने का फैसला करते हैं। क्रिस उस चांदी की तलवार को लेकर कंफ्यूज है जो एक हथियार के तौर पर बेकार लगती है। नोरा फिर एक चाकू को चर्च के होली वाटर में डुबोती है और फिर उसे एक ट्रोल के पत्थर के टुकड़े पर टेस्ट करती है। ब्लेड आसानी से पत्थर को काट देता है और उन्हें एहसास होता है कि असली ताकत होली वाटर में है, तलवार में नहीं। नोरा और ग्रुप शहर की रक्षा के लिए लड़ने का फैसला करते हैं, मिलिट्री को बुलाते हैं और मिशन के लिए लोकल सिविलियंस को भी शामिल करते हैं। वो ओलाफ स्प्रिंग से होली वाटर लाते हैं और उसे डिटोनेटर्स लगे टैंक्स में स्टोर करते हैं। नोरा फिर आंद्रियास से कहती है कि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के पास घर लौट जाए क्योंकि मिशन खतरनाक होने वाला है, लेकिन वो रुकने का फैसला करता है क्योंकि अपने देश की रक्षा करने से ज्यादा डरावनी कोई बात नहीं है सिवाय बाप बनने के। इसके बाद सीन रात में कट होता है जब जोतुन आखिरकार पहुंचता है, अपने रास्ते में हर चीज को तोड़ता हुआ। मिलिट्री उस पर फायरिंग शुरू कर देती है, जबकि आंद्रियास और एस्थर कैथेड्रल की घंटियां बजाते हैं, जिससे क्रिएचर को अपने कान बंद करने पड़ते हैं क्योंकि वो आवाज उसे बर्दाश्त नहीं होती। बेबस गुस्से में वो एक पेड़ उखाड़ता है और उसे कैथेड्रल की तरफ फेंक देता है ताकि घंटियों की आवाज बंद हो जाए। भीड़ को एहसास होता है कि उन्होंने उस राक्षस को गुस्सा दिला दिया है, तो ज्यादातर लोग घबराकर भागने लगते हैं। क्रिस होली वाटर वाले एक्सप्लोजिव्स को डिटोनेट करता है, लेकिन प्लान ज्यादा असरदार साबित नहीं होता और सिर्फ मामूली नुकसान ही करता है। जब सारी उम्मीद खत्म होती दिखती है, तभी ब्यूटीफुल, जो असल में अब भी जिंदा निकलता है, अचानक सामने आता है और जोतुन से लड़ना शुरू कर देता है। मैरियन नोरा को बताती है कि ट्रोल्स बाहर से सख्त होते हैं लेकिन अंदर से नरम और उनका दिल ही उनकी असली ताकत का सेंटर है। अगर वो किसी तरह होली वाटर का एक बैरल क्रीचर के मुंह में डाल दें तो ये पक्का है कि वो मर जाएगा। इस बीच दोनों ट्रोल्स एक दूसरे पर जोरदार वार कर रहे होते हैं। ब्यूटीफुल जोतुन के चेहरे पर घूंसा मारता है, लेकिन बड़ा ट्रोल उसे एक पुल के खिलाफ कुचल देता है। वो कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है और ब्यूटीफुल का सिर झील में डुबोकर उसे मारने की कोशिश भी करता है। इसके बाद क्रिस और आंद्रियास एक हेलीकॉप्टर में सवार होते हैं ताकि उस विशालकाय क्रीचर पर होली वाटर का आखिरी बैरल गिरा सकें। लेकिन एक दिक्कत है, डिटोनेटर टूट कर गिर गया है। इसका मतलब है कि किसी को उस एक्सप्लोजिव के साथ कूदना होगा और आखिरी सेकंड में पिन खींचनी होगी। हालात की गंभीरता समझते हुए आंद्रियास सबसे बड़ी कुर्बानी देने का फैसला करता है। वो सिगरेट को वीडियो कॉल करता है ताकि अलविदा कह सके और उससे कहता है कि वो अपने बेटे को बताए कि उसका पापा एक सुपरमैन की तरह मरा। सिगरेट उससे विनती करती है कि ऐसा न करे, लेकिन आंद्रियास कहता है कि कोई और रास्ता नहीं है, बाप बनना बहुत ही डरावना है और वो माफी मांगता है। जब जोतुन अपना विशालकाय मुंह खोलता है, आंद्रियास कॉल खत्म करता है और हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। वो क्रिएचर के निगलने से ठीक पहले ग्रेनेड एक्टिवेट कर देता है। कुछ सेकंड बाद एक धमाका होता है और वो ब्लास्ट क्रिएचर को अंदर से तबाह कर देता है। इसी पल ब्यूटीफुल फिर से उठता है और जोतुन के दिल का जो बचा हुआ हिस्सा है उसे बाहर खींच लेता है। आखिरकार ट्रॉनहाइम बच जाता है, लेकिन आंद्रियास की कुर्बानी नोरा को पूरी तरह तोड़ देती है। इसके बाद सीन कुछ महीने बाद में कट होता है, जहां एस्थर ओलाफ की विरासत को फिर से देखते हुए एक नई एग्जीबिशन का उद्घाटन करती है। नोरा अपने दूर वाले केबिन में लौट चुकी है, जहां क्रिस, मैरियन, सिगरेट और उसका नवजात बच्चा साथ में दिखते हैं। बाहर ब्यूटीफुल टहलता हुआ दिखता है और अब वो खुली दुनिया से डरता हुआ नहीं लगता। फिल्म खत्म होती है जब ब्यूटीफुल नोरा के पास आकर ये चेक करता है कि वो सेफ है, इससे पहले कि वो पहाड़ों की तरफ निकल जाए।